उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। कैसी हो? ठीक हूं। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूं। इन लाइनों का अगर सिटी स्कैन किया जाए तो हजारों ख्वाहिशें, लाखों गम और बेहिसाब अंत किए गए सपने मिलेंगे, और उन पर ओढ़ाई गई चादर, मैं ठीक हूं। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली कार्यक्रम अपना आसमां में आप सभी का स्वागत करती हूं। अपना आसमां, जहां पर बात सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचने की नहीं, बल्कि राह में आई हर तकलीफ की, हर दर्द की, हर मुश्किल की, और हर मुश्किल से जूझने की भी। अक्सर मन में कई ख्वाहिशों और बातों को दबाए हम ये नहीं जानते कि जाहिर कहाँ करें, किसे कहें, क्या कहें, आखिर कौन समझेगा। ये सोचकर अक्सर हम अंदर से खोखले होते चले जाते हैं। लेकिन अब संसद टीवी लेकर आया है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमां, जहां मुलाकात अपनों से है, बात भी अपनों से है, और बात अपनी ही तकलीफों की है। लेकिन ये सिर्फ तकलीफ पर बात करने तक सीमित नहीं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी जरूरी है। तो चलिए आज ऐसी ही एक समस्या की बात करते हैं। आज का कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है, जिससे न जाने जूझती कितनी महिलाएं मौन हो चुकी हैं। मन के जीते जीत, खूब कहा है किसी ने, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है तो साधु कोई एक। जीवन की धूप छांव कई बार ऐसे अंतहीन राह पर ले जाती है जहां से लौट पाना मुमकिन नहीं होता। ऐसी राह से लौटने के लिए एक बार मन विचलित होता है। इससे बाहर आने की कोशिश में कभी कभी स्वयं को हानि पहुंचाना ज्यादा सरल लगने लगता है। जब मन की कोमलता और संवेदनशीलता अपने चरम पर होती है, तभी इस अंतहीन सफर की शुरुआत भी होती है। और अक्सर वे स्त्रियां इसका आसान शिकार बन जाती हैं जो अपने जज्बातों को अपने अंदर कहीं जज्ब कर लेती हैं। देखा जाए तो जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश मामले रोग की जानकारी और उपचार के बिना ही रह जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का एकमात्र साधन है मन पर अधिकार पाना और उसे सशक्त बनाना। अगर मन से मजबूत है तो हर बीमारी से लड़ा जा सकता है, फिर चाहे मन की ही बीमारी क्यों ना हो। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आज इसी मन के स्वास्थ्य की चर्चा में अपने आसमान में करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारी 4 खास मेहमान। हमारे साथ बात करने के लिए युवती शक्ति भी यहाँ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, और मैं नमन करती हूँ उस नारी शक्ति को जो संसद टीवी के माध्यम से अपने टीवी सेट के उस पार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे नाम मेरे पहचान से, और मुखातिब होते हैं अपनी 4 खास मेहमान से। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा खन्ना है। मैं दिल्ली के विश्वविद्यालय के लेडी अवन कॉलेज के विकास संचार एवं विस्तार विभाग में प्रोफेसर हूँ, और कई विषयों पे काम करते करते मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पे इस समय एक कैंपेन फॉर मेंटल हेल्थ चलाती हूँ। इसी के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पे काम करने वाली कई संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़ी हूँ एज अ वॉलंटियर, और आप सबसे आज अपने मन की बात कहने आई हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिलाषा यादव हूँ। मैं सफदरजंग अस्पताल के मनोरोग विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हूँ, और आज आप सभी के साथ आप सबकी तकलीफ़ सुनने, आप सबसे का दुख साझा करने के लिए, या अगर हो सकता है तो उसका उपचार प्रदान करने, सलाह देने के हिसाब से मैं यहाँ आई हूँ। स्वागत है आपका मैम। नमस्ते, मैं डॉक्टर निशा खन्ना हूँ। मैं 20 साल से मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करती हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट
काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इस वक्त मैक्स में भी काम कर रही हूँ और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ। और मैं बहुत सारे तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों की फ़ेस टू फेस घंटों काउंसलिंग कर चुकी हूँ। चाहे वो सुसाइडल का केस हो, डिप्रेशन का केस हो, तो उनकी जर्नी को, उनके स्ट्रगल को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं आपसे वो शेयर भी साझा करूँगी और जो कुछ मेरे पास नॉलेज है मैं आपको शेयर करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रचना खन्ना सिंह है। मैं होलिस्टिक मेडिसिन और मेंटल वेलनेस की फील्ड में काम करती हूँ। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ हूँ। आई ऑल्सो रन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द माइंड एंड वेलनेस स्टूडियो। और हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, खासकर एडोलेसेंस, मैच्योर रिलेशनशिप, विमेन रिलेशनशिप्स। ये मेरा सबसे ज़्यादा जो एरिया है वहाँ पर हम काम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बहुत प्राउड मदर भी हूँ। 18 साल की ऑफ अ ब्यूटीफुल डॉटर, जो कि इंडिया की फ़ुटबॉल टीम की वाइस कैप्टन रह चुकी है। सो आई एम अ वेरी वंडरफुली राउंडेड ह्यूमन बीइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर इतनी सारी महिलाओं के साथ हूँ, जहाँ हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे एक दूसरे की बातें। और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है IMS गाजियाबाद कॉलेज से आई छात्राएं और साथ ही वो तमाम वॉलंटियर्स जो किसी न किसी NGO से जुड़ी हैं, लेकिन वो ऐसी महिलाओं को तैयार करती हैं ज़िंदगी जीने के लिए, मैं कहूँगी प्रेरणा देती हैं ज़िंदगी जीने के लिए, जो अपने खुद के जीवन को भूल चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहना और पूछना तो बहुत है तुमसे ये ज़िंदगी, बस बयां करने का तरीका और अल्फाज ढूंढ रही हूँ। जी हाँ, आज जब बात हो रही है मेंटल हेल्थ की और महिलाओं से जुड़े हुए विषय की, तो डॉक्टर निशा मैं आपसे ही शुरू करूंगी। मेंटल हेल्थ दरअसल है क्या? अगर मैं सिर्फ महिलाओं के पर्सपेक्टिव पे बात करूं तो वो किस तरीके से इसका शिकार हो जाती है? देखिए, मेंटल हेल्थ अगर देखा जाए तो पहली चीज़ हम सोचते क्या हैं, हम महसूस क्या करते हैं, और उस सोच और महसूस के बाद हम एक्शन क्या लेते हैं, ये सब इंक्लूड आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में फ़र्क है, पहले हम ये समझ लें, क्योंकि बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ का मतलब है आप अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बेस्ट डिसीजन लें जो आपके लिए बेहतर हो। वो आपका डिसीजन, स्पेशली जब हम औरतों की बात करते हैं, हमारा कई सालों से हम औरतें जो हैं इस पैट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिसे बोलते हैं पिता, परिवार में भाई और समाज में जिसे बोलते हैं ज़्यादा सोच पैट्रियार्कल सोसाइटी की है, उनकी सोच के बेसिकली। हाँ, पितृसत्तात्मक। तो अगर ऐसी सोच में पालन पोषण होता है, मोस्टली सब महिलाओं का होता है, हम देखा जाए तो 70 से 80% जो हमारी जनसंख्या है वो टाउन्स में है, सिटीजन से हैं। हम मेट्रो सिटीज़ में हैं, हम में 4 मेट्रो सिटीज़ को छोड़कर बाकी की जनसंख्या की बात करें तो वहाँ पर औरत को, मुझे लगता है सबसे पहले तो औरत को औरत दबाती है। आई वुड से वो सबसे ज़्यादा बुरी हालत इसलिए है क्योंकि वही ज़ुबान चुप कराती है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो। अगर बच्चा भी आके माँ से कुछ कहता है और माँ कहती है कि पिताजी से पूछिए, और अगर पिताजी को कहा जाएगा तो वो भी बोले समाज में इज्जत क्या, वो कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे। तो औरतों के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, पहले खुद औरत है, उसके बाद मर्द, चाहे वो औरत माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो। बहुत कम लोग हैं, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि हम सब महिलाएं हैं जो दूसरी महिलाओं को मोटिवेट करती हैं, बट ऐसा मोस्टली होता है। आई थिंक सो यहाँ पर बैठी जितनी भी महिलाएं हैं जो सब गाइडेंस देती हैं, NGO को चलाती हैं, वो सब मोटिवेट करती हैं। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, मेरे जैसे डॉक्टर्स हम मोटिवेट करते हैं, आपको कुछ भी महसूस हो रहा है। मेंटल हेल्थ का मतलब है आप जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसे एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करिए। अगर आपको किसी के बात करने का ढंग पसंद नहीं आ रहा है, आपको किसी के कुछ कहने का ढंग पसंद नहीं आ रहा है, किसी के छूने का ढंग पसंद नहीं आ रहा है, किसी के साथ आप बात पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं करना चाहते, किसी से आप मिलना नहीं चाहते, ये सब मेंटल हेल्थ के अंदर है। अगर हम बोले कि हम पर्टिकुलर खाना नहीं खाना चाहते, और माएँ बचपन में क्या करती, बच्चों को पीटती हैं, ये जेंडर की बात नहीं है, लड़के या लड़के की, कि तुमने ये खाना नहीं खाया तो इसके लिए मारा जाएगा आपको। तो मुझे लगता है वहीं से हम मेंटल हेल्थ की शुरुआत करते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, हम उसे प्यार से बैठ के समझाएं, उसके सही और गलत के लॉजिक को समझाएं, हम सीधा हाथ उठाते हैं,
हम यही नहीं सोचते और उससे पूछते नहीं बच्चा ऐसा क्यों है, तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो। मतलब हम अपनी अपनी जो सोच है उसे उस पर कहीं ना कहीं लादना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो बिल्कुल हमारी तरह हो जाए, और सामने वाले को ना सोच पाना ये कहीं ना कहीं उस बीमारी को जन्म दे देता है। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ में आप सीप समझिए, अगर एक कांच का ग्लास और एक स्टील का ग्लास है, आप कांच को बोलेंगे स्टील जैसा हो जाए, स्टूल को बोलेंगे कांच जैसा हो जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। हम सब अलग अलग तरह के ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कैसे एक तरह क्या सोच सकते हैं, हमारी सोच डिफरेंट है। इवन प्रकृति में भी सूरज भी बनाया है, चंदा भी बनाया है, प्रकृति ने हर तरह के पौधे, पेड़ और पौधे हैं, नीम भी है, इमली खट्टी भी है, तो हर तरह के फ्रूट्स हैं जो मीठे भी हैं, तो हम हर तरह के पत्ते का शेप, कलर डिफरेंट है, तो इंसान भी तो डिफरेंट है। जंगल में शेर भी रहता है, जंगल में रैबिट भी रहता है, तो उसी तरह मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है, दूसरे को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को दूसरे पर लादिए नहीं, यही मेंटल हेल्थ है। आपने कहा कि दूसरे को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को दूसरे पर लादिए नहीं। अब आपने ये सोचकर कहा कि कई लोग जो आपके पास आते हैं वो केसेस कुछ ऐसे होते होंगे, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो अंदर अपनी जो बेचैनी है, जो अपनी बात है वो दबाती चली जाती हैं, अपनी वो बात किसी के सामने नहीं रख पाती। डॉक्टर अभिलाषा, क्योंकि आप डायरेक्ट डील करती हैं तो मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई तो दबी आवाज़ें डॉक्टर तक पहुँचती नहीं, लेकिन जो पहुंचती भी हैं, जो आपके पास आती हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्या आपके पास आकर कहती हैं? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूँगी। मेंटल हेल्थ अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो मेंटल वेलबींग की बात है। वो मेंटल वेलबींग जिसके साथ हम लाइफ की में आने वाली जो हमारी परेशानियां हैं, जो स्ट्रेसर्स हैं, उनसे हम इफ़ेक्टिवली डील कर पाएँ, ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके साथ डील कर पाएँ हम, मतलब वी कैन लिव वेल, वी कैन वर्क वेल, ठीक है। तो मतलब मेंटल वेलबींग जैसे फिजिकल वेलबींग होती है ना, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। हम उसको कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल, एक ही इंसान के अंदर मतलब उसकी बॉडी भी है, उसका माइंड भी है, तो दोनों का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। अगर माइंड सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अफेक्ट होगा। अगर शारीरिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उसको होना ही होना है। तो एक तो ये चीज़ है कि ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं कि बीमारियां नहीं हैं, कोई भी जो भी इंसान है वो स्वस्थ है, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पा रहा है, अपने सारे कर्तव्य वो अच्छे से कर पा रहा है, मीन्स चाहे वो उसकी नौकरी है, चाहे वो उसके रिलेशनशिप हैं, ठीक है, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, पेरेंट्स, व्हाटएवर, मतलब सोसाइटी के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब कर पा रहा है, तो वो फिजिकली वेल है। तो उसी तरह से मेंटल हेल्थ का मतलब भी मेंटल वेलबींग है कि हमारा क्लियर कट देयर इज नो बेसिकली साइन एंड सिम्टम फॉर एनी पर्टिकुलर डिसऑर्डर, ठीक है, लेकिन शेयर एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल इलनेस इज नॉट मेंटल हेल्थ, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी जो ये दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई कि उस इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब रेजिलियंस है, वो बेसिकली जो छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं उनको वो डील करके इफेक्टिवली निकल जाता है, उसके साथ वो अपनी फंक्शनिंग को सफ़र नहीं होने देता है। बिल्कुल। तो एक तो ये मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में मैं कहना चाहती थी। आप का जो सवाल था कि जो हमारे पास मतलब पेशेंट्स आते हैं, देखिए डिसऑर्डर्स का जो प्रेजेंटेशन है, मतलब मानसिक बीमारियों का जो प्रेजेंटेशन है वो मोरलेस सेम होता है आदमी औरतों में। हाँ, ये है कि प्रेवलेंस कुछ डिसऑर्डर्स का फीमेल में, महिलाओं में ज़्यादा होता है, जैसे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। और मतलब हम उसको, अगर मैं थोड़े से मैं साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर सकती हूँ, बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स हैं वो मेल में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एग्रेशन हो गया, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, मतलब इस तरह के, या जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए, उसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी। और फीमेल में इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स होती हैं, मतलब इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नलाइजिंग का मतलब है कि वो जो अंदर ही सफ़र कर रही है, मतलब उसका मैनिफेस्टेशन बाहर नहीं आ पा रहा है। समस्या समाधान इन सब की बातें होंगी, लेकिन पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि आप बीती जब होती है, जब उस संघर्ष से एक महिला जूझ रही होती है तो क्या होता है।
तो पहले ये जानते हैं कि जब आप बीती होती है, जो इंसान उससे जूझ रहा होता है, डॉक्टर अपर्णा मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि आप खुद एक मुहिम छेड़े हुए हैं और आपने इस पर काफ़ी काम भी किया है, काफ़ी ऐसे लोगों से आप डील भी करती हैं और उनकी चुनौतियाँ क्या क्या वो झेल रही हैं वो भी समझती हैं। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये सिनेरियो होता है, एक महिला डील क्या करती है जब आप किसी से मिलती हैं? आपने कई ऐसे केसेस देखे हैं, तो अक्सर जो केसेस होते हैं वो ज़्यादा किस चीज़ के होते हैं, किस चीज़ से जुड़े होते हैं? सबसे ज़्यादा तो महिलाएं, क्योंकि मुझे लगता है अपनी बात व्यक्त ही नहीं कर पाती हैं, क्या उनके मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है। ज़्यादातर कुछ फिजिकल, जैसे कहते हैं कि कोई फिजिकल सिम्टम्स या चिन्ह लेके या कोई परेशानी लेके सामने आती हैं। मेरे अनुभव से, जहाँ तक मेरी युवाओं के साथ काम करने का जो मेरा अनुभव है, उसमें करियर से रिलेटेड कोई हुई, या जहाँ आपकी रूटीन में जो काम करने की क्षमता है उसमें आप कोई किसी तरह का चेंज और एक नेगेटिव चेंज देखने को मिलता है। हो सकता है खाने पीने की जो रूटीन है उसमें बदलाव दिखता है, रिलेशनशिप्स इश्यूज रहते हैं बहुत युवाओं में, किशोरों में। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एक बहुत ही, जो नशे की लत है वो भी एक बहुत ही कॉमन अकरेंस है, और लड़के लड़कियों दोनों में, बिकॉज इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म दैट दे यूज टू डिस्ट्रैक्ट देयर माइंड। तो जो महिलाएं हैं, खासकर जो मैरिड, उनमें नए परिवार में सेटल होने से जुड़ी, नए परिवार की एक रूटीन में अपने आप को ढालने से जुड़ी, अपने पढ़ाई और उसको आगे इस्तेमाल करने से जुड़ी समस्याएं, या फिर करियर जिसमें वो पहले ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसके लिए इतनी पढ़ाई करी और मेहनत करी, उस करियर को ना कर पाने, या जिस तरह से वो करना चाहती हैं वो नहीं कर पा रही हैं। इस तरह के कई इश्यूज हैं जो कि कहीं ना कहीं सब मिल के धीरे धीरे मन पर, दिल दिमाग पर हावी हो जाते हैं। और उसको दूसरों के साथ शेयर ना कर पाना, जहां वो अपने मन की बात नहीं कह पा रही हैं, वो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि परेशानी से कहीं रोग का रूप, मानसिक रोग का रूप ले लेती हैं। तो उसी चीज को समझते हुए जो है कि इस तरह के एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहां पर कि एक व्यक्ति, खासकर एक महिला, आराम से किसी के सामने, किसी के साथ बैठ के अपने मन की बात कह पाए। चाहे वो दुविधा हो, चाहे वो शंका हो, चाहे उसके लिए शायद वो अभी पहचानती भी नहीं है कि है क्या, पर वो जो एक फ्री एनवायरनमेंट में अपनी बात कह पाए, इस तरह के एनवायरनमेंट्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। और एज अ, जैसे क्योंकि मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर लड़कियों में खासकर बहुत इस तरह के सवाल हैं। इस उम्र की जो युवतियाँ हैं जिनमें करियर, रिलेशनशिप्स और आगे आने वाली जिंदगी की जो सोच है, और उसमें कहीं ना कहीं अपने परिवार की जो जैसे कहते हैं ना सीमाएं जो परिवार बांध देता है, वहां पर बहुत ही मन में उनके दुविधा देखी जाती है, जो पढ़ाई पर भी उनके असर करती हैं। फिर प्रोफेसर, यहाँ पे मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप डेली उन तमाम छात्राओं के साथ मिलती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, आप क्लास लेती हैं, लेकिन एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं होता। ये क्यूरियोसिटी मन में जागती है, और क्योंकि हमारे बीच में कॉलेज की भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन समस्या है, उसका समाधान भी है, जैसा कि आपने बताया, और इसी की हम बातचीत भी कर रहे हैं। कॉलेज में जब लड़कियां आती हैं तो 17, 18 एक टीन एज होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं। आपके साथ उन्होंने डिस्कस किया, आमूमन वो प्रॉब्लम किस रिलेटेड होती है? ज़्यादातर दो किस्म की समस्याएं जो है सामने आती हैं। सबसे पहले तो करियर, क्योंकि आजकल इतना एक माहौल ऐसा बन गया कि जहां लड़कियों को भी ये बहुत साफ है उनके मन में कि उनको भी कुछ बनना है, और वो जो बनना चाहती हैं और उसके जो दायरे हैं या जो उसकी सीमाएं हैं, उनके परिवार की आकांक्षाएं, उनकी खुद की आकांक्षाएं, समाज में उनकी एक जो उन्होंने छवि बना रखी है, जो बनाना चाहती हैं, अगर वहां कहीं मिसमैच है तो वहां पर समस्या शुरू होती है। या कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहती थी जिसके लिए पढ़ रही थी और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं क्लियर कर पाई, मतलब करियर रिलेटेड। जी, करियर रिलेटेड। और दूसरा रिलेशनशिप, जी बिल्कुल, रिलेशनशिप के जहां वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि अपनी
फ्रेंड्स के बीच में ही, लड़कियों के से भी, जो लड़कियां जो उनकी सहेलियां हैं, या फिर जो अपने जो ऑपोजिट जेंडर के साथ भी कहीं ना कहीं इस उम्र में लड़कियां जो हैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती हैं अपनी आइडेंटिटी, और वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा जो है मतलब रिलेशन परेशानी, की जी। विफलता के कारण वो जी। कहीं ना कहीं परेशानी जो है हाँ, वो उससे अपने जुड़ी जहन में रख लेती हैं, किसी से नहीं शेयर कर पाती और फिर वो और उनको इस अंदर स्टेज में अंदर बॉडी परेशानी इमेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल, बताई, बिल्कुल। कि वो मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों में बॉडी इमेज से रिलेटेड जो है, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कई शंकाएं, दैट सेल्फ डाउट इज देयर, कि मैं ऐसी हूं या नहीं हूं, एक या inferiority complex जी, हमारे एक अंदर जन्म कॉम्प्लेक्स में लेने रहती लगता है, हैं, और वो बिल्कुल। हमेशा एक दूसरे से, जैसे कहते हैं कि कंपटीशन में रहती हैं कि कोई मेरे से आगे है तो मुझ में क्या कमी है। जी। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो बहुत बस यही जो common कमी है ये हमें हमारे अंदर जो है वो प्रभाव डालने लगती है, और हम अंदर अंदर ये सोचने लगते हैं कि आखिर हम दूसरों से कम हैं, और यहीं से समस्या जो है वो शुरू होती है। आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं कुछ दिन पहले बस में सफ़र कर रही थी, मेरे साथ एक महिला बैठी थी। वो महिला कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, अपने आप में बोले चली जा रही थी, बोले चली जा रही थी। पहले तो मुझे लगा ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रही होंगी, किसी से बात कर रही होंगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि फ़ोन तो उनके पास है ही नहीं। वो बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। कुछ समय के बाद वो मेरी तरफ पलटी और कहती हैं, थोड़ी सी न्यूरो प्रॉब्लम है, बोल लेती हूँ, और चली गई। मतलब लोग ये समझने लगे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो अब मैं आपके पास आऊँगी डॉक्टर रचना, आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि समस्या है, समाधान है, तो वेलनेस वही है। जी, तो सबसे पहले तो देखिए, आज हम यहाँ बैठे हैं, इतने सारी, सच अ बिग गुड ऑडियंस, सब यहाँ पर जो औरतें हैं, हम सब अकम्प्लिश्ड हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत बेहतरीन पहलू है जहाँ पर हम एक पॉजिटिव साइड भी क्या बात देख रहे हैं, क्या बात। राइट। सो हम सब यहाँ पर हैं, और अगर हम 15 साल पहले, 20 साल पहले देखें तो शायद हम हेल्थ और वेलनेस के बारे में इतनी चर्चा करते ही नहीं थे। आज न्यूज़पेपर्स, डिबेट्स, कॉलेजेस में आप कोई कुछ भी खोलिए, कुछ मीडिया पे कुछ भी खोल लीजिए, वी आर टॉकिंग ऑल डे अलोंग अबाउट हेल्थ, वेलनेस, मेंटल हेल्थ। क्यों? क्योंकि जीवन शैली ऐसी हो गई है, इस तरीके की जीवन शैली हो गई है। आदमी औरत वहीं पर हैं, ऐसा नहीं कि कोई डीएनए में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। ऑल्दो एपिजेनेटिक्स भी बोल रहा है कि अब चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी पॉजिटिव सोच है, वो उसको हमें किस तरीके से हमारा सब कुछ आगे चेंज करती है। तो वेलनेस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि माइंड बॉडी के बिना कुछ नहीं है, और बॉडी माइंड के बिना कुछ नहीं है। और हमारा काफ़ी सालों से कॉन्सेप्ट चले आ रहा है, माइंड बॉडी सोल या माइंड बॉडी स्पिरिट का 360 डिग्री अप्रोच, जो एक कॉन्सेप्ट चले आ रहा है, होलिस्टिक अप्रोच है, कि एक होलिस्टिक अप्रोच है, ना इसके बिना कुछ और ना उसके बिना कुछ। पर अब वेलनेस को हम वहां तक भी सीमित नहीं रखते हैं। रिसर्च हमको क्लियरली दिखाता है, चाहे स्पिरिचुअल लीडर्स हों आज की डेट में, आज आप सुबह अपना व्हाट्सएप खोलेंगे तो आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल ज्ञान मिल ही रहा होता है ना, और सबको पसंद भी है सुनना, और सबको पता भी है कि सुबह पॉजिटिव चीजें ही करनी चाहिए। सो जब हम देखते हैं कि चाहे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, चाहे साइंस है, चाहे क्वांटम फिजिक्स है, वो भी अब अग्री करता है कि ये 3 पहलू की जगह 6 पहलू हैं जो कि आगे बढ़ गए हैं। तो माइंड बॉडी, यानी कि जो फिजिकल आपकी बॉडी है, स्पिरिट यानी कि जो सोल, या क्योंकि हम कहते हैं कि हम वी आर बीइंग्स ऑफ एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे, पूरा कॉस्मोस एक एनर्जी से बना हुआ है। फिर हमारा एक और पहलू आता है जो है हमारा कार्यशैली, काम, वर्क, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आज की डेट में कोई चारा नहीं है। और आजकल हमें दिखता है कि पेरेंट्स सबको यही कोच करते हैं, चाहे आदमी हो या औरत, कि अपने ऊपर निर्भर रहो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली। हम सब सभी को यही सिखाना चाहते हैं। एक और पहलू आता है जो है कंपैशन, यानी कि जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, और शायद कोविड की वजह से ये बहुत ज्यादा मैं इसी पर आने वाली थी आपके पास, कि बहुत ज्यादा सामने आ गया है कि अगर हम कोरोना वायरस का दौर देखें तो हम ये कहते हैं कि हम लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हुए। लोग कहते हैं कि शायद ऑफिसेज का काम आपने घर में किया, आप तो अपने घर में काम करते रहे, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि एक तरीके से हमने छुट्टी के दिन काटे। लेकिन क्या हम उस महिला के बारे में सोचते हैं जिसके लिए वो 3 शिफ्ट का काम हो गया? जो एक महिला शायद 8 घंटे उसे सुकून मिलता था जब घर के लोग बाहर जाते थे, उसे थोड़ा वक्त अपने लिए मिल जाता था, बेशर्ते वो घर में सबका खाना भी बनाती है, घर का काम भी करती है। लेकिन उस वक्त जो हाउसवाइफ है
उन्होंने बहुत कुछ बियर किया। और जी। सबसे ज़्यादा अगर हम स्टैटिस देखें तो स्टैट्स ये कहते हैं कि उस दौर में महिलाओं को डिप्रेशन की समस्याएं ज़्यादा हुई, जी। लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई। ऐसे में जो वो महिलाएं जो आज भी उससे जूझ रही हैं कहीं ना कहीं, वो क्या करें? तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी रिलेशनशिप्स थोड़े वीक थे, जहाँ बॉन्ड्स थोड़े कमज़ोर थे, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक बेटा और पेरेंट हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, चाहे इंटरपर्सनल, जो सब इकट्ठे लॉकडाउन में सब इकट्ठे आ गए थे, जो वीक रिलेशनशिप्स थे या तो वो बहुत उन्होंने बेहतरीन कर दिए या वो वीक रिलेशनशिप्स क्राइसिस में आके कोलैप्स कर गए। ये दो तरीके से हमने देखा हाउ द सोसाइटी वाज बिहेविंग, जो कि आपने देखा होगा कि एंड ऑफ 2020 में डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स के केसेस जो फाइल्ड थे Absolutely. वो बहुत ज़्यादा उसका नंबर था, दे वर फाइल्ड लाइक एक्सपोनेंशियली हाई था उसका नंबर। और आपने बिल्कुल सही चीज़ कही कि जो हाउसवाइफ्स थी उनके ऊपर तो पहाड़ ही टूट गया था, और जो वर्किंग वुमेन थी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि अचानक से वो एक माँ भी बन गई, एक बहू भी बन गई और एक और फुल टाइम मदर भी बन गई। पहले से थी बिल्कुल, और लेकिन फुल कहीं ना टाइम कहीं बिल्कुल कहीं ना Full कहीं वो ऑफिस का काम भी साथ में था, वो पहले जी। भी था, लेकिन अब जो उसके साथ एक सामंजस्य बिठाने की बात थी वो नहीं हो पा रही। बिल्कुल। तो अपनी अपनी आइडेंटिटी कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कार्व की इस दौर के अंदर, बहुत प्यार से अपने परिवार के साथ, और कुछ लोग बिल्कुल भी ये जो प्रेशर है नहीं सह पाए थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि डिप्रेशन के केसेस डबल हो गए, जहाँ की WHO के स्टैटिस्टिक्स 1:4 थे फिर मेंटल हेल्थ के, वो 1:2 दिखने शुरू हो गए, जहाँ पे हर दूसरे या तीसरे इंसान को या की एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई और मेंटल कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और कोविड के बाद इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखा। बहरहाल चर्चा का दौर जारी रहेगा और बहुत से सवाल भी हैं जो हमारे बीच युवती शक्ति मौजूद है, वो भी जानना चाहती है कि आखिर अगर समस्या है तो समाधान कैसे होगी इस पर बातचीत, समाधान पर भी इन सबकी राय लेंगे कि क्या करें कैसे करें। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मन के जीते जीत, लेकिन मन के हारे हार भी है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ऐसे सिलसिले भी चले जिंदगी के साथ, कड़ियां मिली जो उनकी तो जंजीर बन गए हम, और जंजीर तोड़ ना पाए। जी हाँ, कहानी आप बीती की बहुत है, और हमारे बीच ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। हमारे बीच एक ऐसी ही केस स्टडी है जो ये बताएंगे कि जिंदगी में जब कुछ ऐसा होता है कि हम बयान नहीं कर पाते तो हम कितने टूटते चले जाते हैं। और ज़रा सोचिए, जब एक माँ देखती है कि उसकी बेटी किस चीज़ से जूझ रही है, वो इधर उधर भागती है संघर्ष करने, लेकिन नहीं जानती कि वो क्या कर दे कि उसकी बेटी के चेहरे पर वो मुस्कान वापस आ जाए। हमारे बीच राजेश्वरी जी हैं जो अपनी बात हमें बताएंगी। नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वरी है। मेरी एक ही बेटी है और उसको मनोरोग था, जो मानसिक रोग बता रहे हैं, तो इसके बारे में हमें मालूम भी नहीं था। शुरू इसका ये हुआ कि जब सेकेंड ईयर में BA पढ़ रही थी तो एक दिन अचानक रात को कह रही थी मुझे डर लगता है। शुरुआत इसका डर से ही हुआ था, और घर के परिवार वालों ने कहा पानी में पैर रख दिया होगा, जो भी कुछ बातें ऐसे वैसे कर रहे थे, ऐसे कोई बात ही नहीं थी और हमें भी नहीं समझ आ रही थी। मगर जॉइंट फैमिली होने की वजह से मेरी मदर जो है जादू टोटके धागे वागे पंडित जी, इन चीज़ों में 6 महीने तक हम करते रहे, कहीं भी इसका असर नहीं हुआ, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। वो एकदम वायलेंट भी हो गई थी, गालियाँ देने लगे, मारपीट करने लगी, तोड़ा फोड़ शुरू की थी उसने। उसके बाद हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, वो कहने लगे कि इन चीज़ों से नहीं ठीक हो सकता है, इसका इलाज है, तुम क्यों नहीं एक मनोचिकित्सक से कांटेक्ट जाके मिलो और उनसे बात करो। तो फिर मैं अपनी बेटी को लेके हमारे दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैंने जाके दिखाया और मेडिसिन वगैरह लेके आई थी।
उससे जो है 1 साल तक मैंने इलाज कराया, बिल्कुल ठीक हो गई थी। मगर उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हम समझते हैं ना हमारी बुखार ठीक हो जाती है तो हम दवाई बंद कर देते हैं, तो इन द सेम वे उसकी भी प्रॉब्लम ठीक होगी। मैंने दवाई बंद कर दी, ना कि मनोचिकित्सक ने हमें बताया कि इसकी लंबी दवाई आपको लेना ही पड़ेगा। और उससे फिर 1-2 महीने बाद फिर सेम प्रॉब्लम उसकी आने लग गई थी। तब वो कहने लगी कि मैं उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, वहाँ तो लोग मेंटल पेशेंट रहते हैं। उसके अंदर एक बात थी। बाकी ये है हमारे परिवार में ये और मुझे कभी भी स्टिग्मा नहीं थी, शर्मा शर्मी नहीं थी। हम तो ये चाहते हैं कि इसका इलाज है, ठीक तो हो जाए हमारा बच्चा। उसके बाद जो है, उसके बाद मैंने इसको किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था। मैं अपना हिम्मत नहीं हारी, वहाँ दिखाई और उसमें काफ़ी फ़र्क आने लग गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके अंदर ही एक भावना आ गई कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है, दवाई लेनी है। अपने आप को ये मानती थी, क्योंकि मैं बार बार उसको ये कहती थी, या मेरी मदर कई बार कहती थी, देख लो हम भी तो बीमार हैं, हम अपनी दवाई ले रहे हैं ना, तो अब इंसान को ज़िंदा रहना है तो दवाई तो लेना पड़ेगा। ऐसे कह कह के उसको, जिसको अंग्रेजी में काउंसलिंग कहते हैं, तो मेरी माँ जो थी उसको ऐसे ही काउंसलिंग, क्योंकि मैं नौकरी करती थी, ज़्यादातर उनके पास ही रहती थी, और धीरे धीरे जो है उसकी प्रॉब्लम्स कम होने लगे थे। और उस डॉक्टर से भी इसकी थोड़ी दवाइयों का हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, प्रॉब्लम फिर डाउन होने लग गई थी, कमजोरी आ गई, जो भी कुछ थी, मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट क्या है। फिर मैंने सरकारी अस्पताल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर को दिखाया था। उसमें उन्होंने कहा था कोई नहीं, ये दवाई जो है कई बार जो है जैसे हायर पोटेंसी दे देते हैं, बच्चों को सूट करता नहीं करता, तो हम तो यही दवाई देंगे लोअर पोटेंसी में। और उस दवाई से जो है मेरी बेटी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और हम लोगों के अंदर जो कहते हैं शर्मा शर्मी, ये जो बातें होती हैं, मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ। राजेश्वरी जी, एक सवाल है, सच बताइएगा दिल पे हाथ रखकर। हाँ हाँ, एक माँ जब ये देखती है कि उसकी बेटी इस दौर से गुजर रही है, तो उसका माँ का दिल है वो क्या कहता है? मैं आपको वही मैं आपको मैं बताना चाहती हूँ। देखो, माँ के अंदर तो बीत रही है कि इसका क्या होगा, ठीक होगा, मगर एक तरफ से मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब हर चीज़ का इलाज है तो क्यों नहीं उस पर कोशिश किया जाए। अगर उस पर नहीं हो तो हम मानेंगे, मगर हर समस्या का समाधान ज़रूर है। और मेरी बेटी जो है, अब लोग कहते हैं कि इस बीमारी आपने कैसे ठीक किया, कैसे ठीक हुई। मैं आप समाज की एक बात कहना चाहती हूँ, जब मेरी बेटी इस बीमारी से उलझी हुई थी तो यही समाज हमें कहती थी ये तो पागल जा रही है। तो क्योंकि लोगों ने ये कभी नहाना नहीं, कभी कपड़े ऐसे, तो आज के डेट में वही समाज मुझे कहती है तुमने कहाँ से इलाज कराया, तुम्हारी माँ के किस डॉक्टर के पास ले गई थी, तो ऐसे बातें करते हैं। तो कहने का मतलब है हर चीज़ का इलाज है, संभव है। और दूसरी बात है, हर आदमी को जो अपना चुप्पी तोड़ना चाहिए, जो साइलेंट है ना उसको बाहर निकालो। मतलब चुप्पी तोड़िए, इलाज करिए, चाहे कोई हो रोग, भूल जाइए क्या कहेंगे वो चार लोग। अपनी मन की बात जो है दूसरों के साथ आप शेयर करोगे ना, तो मन जो है हल्का हो जाता है। बिल्कुल। उसका समाधान भी है, हम बता सकते हैं भाई इसके लिए आप काउंसलर के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास। गर्व है हमें आपके जैसी माँ पर राजेश्वरी जी, बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये इलाज करने के बाद जो है मेरी बेटी जो है काफ़ी ठीक हो गई थी, और मैंने इसका प्रमाण पत्र भी बना लिया था, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं। वो भी मैंने पूछा था किस लिए, तो पता लगा कि जैसे हमें बुखार होती है तो थर्मामीटर लगाते हैं, तो उस वक्त तो हाई फीवर में तो 102 बता रहा है, जब नॉर्मल हो जाता 98 है। द सेम वे जो प्रॉब्लम थी इसको इनिशियल स्टेज में 80% डिसेबिलिटी था। तो आज मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर, उसको 40% बिलो 40% है, जिसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। और उसने जो है कंप्यूटर का भी आप कोर्स उसने कर लिया है। आगे पढ़ाई के लिए मैंने बात की थी, उसने मना कर दिया। बच्चों को कभी भी प्रेशर देना नहीं चाहिए, और उनको भी डिसीजन लेने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल, डिसीजन लेने का हक बच्चों का भी होता है, उन्हें वो हक देना चाहिए। और एक कहानी हमने सुनी एक ऐसी माँ की जिन्होंने देखा कि उनकी बेटी अगर किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है
तो कैसे उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। लेकिन ज़रा सोचिए कि दुनिया में कितने लोग हैं जो कितनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे होते हैं। सोचिए वो महिलाएं जो जानती हैं कि उनके पास ज़िंदगी जीने के दिन बहुत कम हैं। जी हाँ, मैं एक ऐसी बीमारी की बात कर रही हूँ जो कैंसर कहलाती है। लेकिन कहते तो हैं कि कैंसर मतलब कैन सर्वाइव, लेकिन हम हकीकत जानते हैं कितने दिन वो सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन हर रोज़ एक जंग जब हम जिंदगी के साथ लड़ते हैं और हम ये जानते हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं, तो सोचिए मन में उस समय कैसे विचार आ रहे होते हैं। एक ऐसी ही केस स्टडी यहाँ से भी सुनते हैं जब आप डील करती हैं डॉक्टर उन पेशेंट्स के साथ जो पहले से ही जिंदगी के साथ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में वो डिप्रेशन किस लेवल का होता है? दीक्षा जी, आप बोल रही हैं, मुझे गूस पिंपल्स हो रहे हैं क्योंकि ये कहानी आप बीती से शुरू हुई थी। मेरे को 6 साल पहले हुआ था डिटेक्ट। मैं हेल्दी थी, कभी बीमार नहीं हुई थी। मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था 6 साल पहले। मेरी जैसे पूरी दुनिया हिल गई और काफ़ी लेट स्टेज में था और बाहर दुनिया बड़ी क्रूअल थी बिकॉज कैंसर जैसे आपने कहा डेथ वारंट है, क्या स्टेज है, बचेंगी। तो मैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मैं खुद काउंसलर हूँ, अभी भी काउंसलर हूँ, 20-22 साल से काउंसलर हूँ। मैं हिल गई थी, टूट गई थी बिल्कुल। लेकिन कहीं पे मैंने अपने आप को संभाला। खैर वो तो मेरी कहानी थी, लेकिन जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने अपने आप को संभाला। मेरी फैमिली समझदार थी, मेरे डॉक्टर समझदार थे। मैं खुद बहुत टूटी, रोई, वल्नरेबल हुई, बचूंगी नहीं बचूंगी, बिकॉज हर स्कैन मोर्टालिटी पे आता है क्या है। एनीवे वो मेरी कहानी थी। लेकिन वहाँ से मेरी दूसरी जो कहानी शुरू हुई वो थी कि मैं वैसे वॉलंटियर हूँ, मेंटल हेल्थ वॉलंटियर हूँ, स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन अब पिछले 6 साल से मैं रेगुलरली, क्योंकि ये महिलाओं की बात है, डिप्रेशन की बात है, तो जब कोई महिला कैंसर जैसी बीमारी से जूझती है वो बहुत फ़र्क है उसमें। पहली बात तो ये है कि तो जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, तो मैंने फिर ना वॉलंटियर करना शुरू किया महिलाओं के साथ। ये कहानी उस महिला की है जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, जो भोपाल में थी, दिल्ली के लिए ट्रीटमेंट में आई थी। वो खुद डॉक्टर हैं और उनके हस्बैंड ने उनको लगा कि ये छूत की बीमारी है। तो द फर्स्ट थिंग उनके साथ हुआ, वो अबैंडन हो गई। वो अबैंडन हो गई, उनको छोड़ दिया गया। उनको बोला आपके कर्म ऐसे हैं, आपके कर्म ऐसे हैं, आप मतलब ऑलरेडी एक लेडी एक अपने डायग्नोसिस से जूझ रही है और उसके बाद उसकी सपोर्ट ख़त्म हो गई। तो जब वो मुझसे मिली वो बिल्कुल टूट गई थी। तो साथ साथ उनका साइकाट्रिक ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ, क्योंकि एक तो उनकी कीमो चली, बाल गए, बॉडी इमेज शुरू हुई, साथ में एक अबैंडन कर दिया हस्बैंड ने, फैमिली ने। उस टाइम पे जो हमारा ग्रुप था, तो जैसे आपने कहा ना एक सपोर्ट ग्रुप महिलाओं का, विमेंस ग्रुप, वो बना और वो इकट्ठे हम उनसे मिलते थे। वो रोती थी, बहुत टूटी थी वो, लेकिन क्योंकि उनको एक मौका मिला, उनकी बात किसने समझी। इसमें डॉक्टर महिलाएं, ये खाली वुमेन्स ग्रुप था, इसमें मेल मेंबर्स नहीं थे। हस्बैंड्स ने कहा हम आ जाएं, हमने कहा अभी नहीं आ पाएंगे। खाली विमेंस ग्रुप सैटरडे को मिलता था, हर महीने के चौथे शनिवार को हम मिलते थे। खासकर वो आती थी, बहुत रोती थी वो। और लेकिन आज उन्होंने हमें अपने गरबा का कल ही एक वीडियो भेजा है। शी इज़ गॉन बैक टू अ हस्बैंड। मतलब बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने भी अपना दिल बड़ा करके उनको माफ़ कर दिया। आज वो खुश हैं और अपने परिवार में हैं। रुलाने से आपने कहानी शुरू की थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आप उसे हंसाने तक ले गई। बहुत कम ऐसी केस स्टडीज होती हैं। लेकिन पता है क्या होता है, लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों कैंसर में घुसी हैं, आप निकल जाइए। लेकिन जो मेरी अपनी हीलिंग है, वो जब मैं हफ्ते में 2 बार महिलाओं के साथ बैठती हूँ, मुझे जितना कुछ वापस मिलता है, मैं देती कितना मुझे पता नहीं, लेकिन आई कैन से इट्स अ वेरी सेल्फिश नीड कि मैं कितना कुछ लेके आती हूँ और वो मुझे मदद करता है। बहुत बढ़िया। तो हमारे बीच IMS कॉलेज की छात्राएं हैं जो अपने सवाल जो भी आप पूछना चाहती हैं, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, आप हमारे सामने एक बहुत ही जो है योग्य पैनल है जो आपकी इन समस्याओं का समाधान करेगा। कौन पूछेगा पहले सवाल? जी बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम कीर्ति सैनी है और मेरा ये सवाल है कि मैं एक टाउन एरिया से आती हूँ, एक गांव से आती हूँ राजस्थान में, और वहाँ हम अवेयरनेस में इतने पीछे हैं कि अभी तो हमने रियलाइज़ करना भी शुरू नहीं किया है कि मेंटल इलनेसेस जैसी भी कोई चीज़ होती है या मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है।
ऊपर से जो टर्म्स हम मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं वो बहुत वेस्टर्नाइज टर्म्स हैं। मैं अपनी मम्मी को नहीं समझा सकती कि डिप्रेशन क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, या हम जो मेंटल वेलनेस की कॉन्वर्जेसन है उसे हमने इतना कॉमोडिफाई कर दिया है कि सेल्फ केयर, हम उसमें पूरा एक वेस्टर्न वर्ल्ड में चले गए। तो ऐसे टाइम में हम वो जो अवेयरनेस है वो उन रूरल एरियाज़ में कैसे उन औरतों तक पहुंचाएं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से आती हैं या रूरल बैकग्राउंड से आती हैं। जी बताइए। जैसे आपने कहा, मैं एक सिंपल डिफरेंस बताती हूँ डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में, एक लाइन में। डिप्रेशन पास्ट को लेकर होता है, स्ट्रेस प्रेजेंट को लेकर होता है। पास्ट को लेकर मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा किसी ने दिल तोड़ दिया, या मेरे कोई फैमिली का मेंबर चला गया, वो है डिप्रेशन, क्योंकि हो चुका है। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं इंटरव्यू के लिए कैसे पहुंचूं, ये मेरा स्ट्रेस है। मुझे किराए पर घर नहीं मिल रहा, ये मेरा स्ट्रेस है। और एंजाइटी फ्यूचर को लेकर होती है, आगे क्या होगा, मैं पेपर दिया मैंने, मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, कितने मार्क्स आएंगे, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल लाइन अगर आप समझाएं तो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का फर्क समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि इन्होंने पूछा कि कैसे ग्रास रूट लेवल तक किस तरीके से एक एजुकेशन या एक अवेयरनेस होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। लोग, छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तनाव तो हम सबको होता है, ऐसा कोई समय है ही नहीं जहाँ हमारे तनाव के स्तर ऊपर और नीचे नहीं जाते, सबके। पर ये समझाना कि नॉर्मल क्या है और नॉर्मल से हटके क्या है, वो ग्रास रूट लेवल की जो एजुकेशन है और जो अवेयरनेस है, वो बहुत, जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस, पढ़ाई, शिक्षा, इसी के माध्यम से। एंड ऑल्सो अब अगर आप देखें स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक करिकुलम के अंदर भी, चाहे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, हैप्पीनेस कोशेंट, ये सब करिकुलम्स भी लेके आ रहे हैं। सो उससे बहुत अगली वाली जो जनरेशन है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। बिल्कुल। जी हेलो मैम, मेरा नाम श्रेया है और मेरा सवाल ये है कि डिप्रेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाती है, जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हम बोलते हैं, और वो आगे जाकर के एंग्जाइटी, डिप्रेशन में बहुत सारी चेंजेस हमारे ऊपर ले आती है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल हो जाते हैं, फिर ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगते हैं। तो उन चीज़ों से, बिकॉज कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे पास्ट की आ जाती है और हम बस्ट कर जाते हैं, तो कई बार उन चीज़ों से डील करने में काफ़ी दिक्कतें होती है या फिर हमें पता नहीं होता, तो हाउ टू डील विद दैट। डॉक्टर अभिलाषा। देखिए, आपने ये कहा कि कुछ बच्चों में, मतलब किशोरावस्था में ही उदासी के, डिप्रेशन मतलब जो अवसाद के, उदासी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके भी कई सारे वजह हो सकती हैं कि मतलब अगर बच्चा घर में कुछ ऐसा माहौल देख रहा है जहाँ अगर बच्चा अगर फीमेल है और वो उसकी मदर के साथ में अगर किसी भी तरह का कोई कुछ वायलेंस है, या कुछ आपस में पेरेंट्स के बीच में अगर प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की तरफ से अगर बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं है, या फिर वो पढ़ाई पे कोप नहीं कर पा रहा है, या स्कूल में कुछ दूसरे इश्यूज़ हैं, लाइक पीयर प्रेशर हो गया, पीयर मतलब टीचर्स के साथ उसके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ठीक है, वहाँ बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको अगर कोई ADHD की प्रॉब्लम है, इन सब की वजह से साथ में, मतलब देखिए ADHD डिफरेंट विषय है। मैं जैसे कहना चाह रही थी कि अगर किस स्कूल में या घर में अगर कोई ऐसा भी मतलब ऐसा कोई भी फैक्टर है, पेरेंट्स के बीच में है, या स्कूल में टीचर्स बच्चे के बीच में है, या पीयर्स के बीच में है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन शुरू हो सकता है। लेकिन अगर टाइमली उसको इलाज मिल जाता है तो वो ठीक हो जाएगा। उसमें आपने जैसे 2-3 चीज़ें, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई भी करना चाहती हूँ, आपने 2-3 चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी हैं। एंजाइटी इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर भी है, लेकिन एंजाइटी के सिम्टम डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल चीज़ों की तरफ ना जाते हुए हम सिर्फ यही बात करेंगे कि अगर बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई मानसिक प्रॉब्लम होती है, चाहे वो डिप्रेशन है या एंजाइटी है या कुछ एकेडमिक इश्यूज़ हैं, कुछ डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम, कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों में, आपने सुना ही होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम जितना टाइमली अगर हम इन्हें डील करें, इन्हें एड्रेस करें, माँ बाप समझें और चिकित्सक तक लेकर आएँ, तो संभावना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और स्कूल में तो आजकल हर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, ठीक है।
तो आजकल का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट हो गया, अच्छा हो गया है कि स्कूल में अगर कोई भी बच्चे का कोई भी बिहेवियरल इशू है वो नोटिस में आता है, टीचर काउंसलर के पास रेफ़र करती है और काउंसलर को भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो पेरेंट्स को बुलवाते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इन्हें दिखाओ, या तो वो कुछ नोट बना के देते हैं या तो देखिए हर बीमारी का इलाज है, उसे समझने की, सही टाइम पे पहचानने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि जितना लंबा हम उस बीमारी को ले जाएंगे इलाज से पहले, उतनी ही वो बीमारी डिफ़िकल्ट होती जाएगी ट्रीटमेंट में, मतलब उतनी डिफ़िकल्ट होती जाएगी कि उस इलाज भी लंबा चलेगा, हो सकता है उस हद तक इम्प्रूवमेंट ना आ पाए, मतलब कई सारे फैक्टर्स। मतलब अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और बहुत डॉक्टर ज़रूरी तक टाइमली पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैम, माय नेम इज़ खुशी राय और मैम मेरा सवाल ये है कि जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी के थ्रू जब हम जाते हैं तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स या हमारे टीचर्स या हमारे फैमिली मेम्बर्स जी जस्ट कम और हमें पैड करते हैं कि चिंता मत करो, एंजाइटी मत करो, मतलब सब चीज़ ठीक हो जाएगा, बट कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तो उस वक्त हम कैसे अपना डिप्रेशन किसी से शेयर करें, मतलब कैसे हम ओवरकम करें डिप्रेशन से? जी बताइए। एक सिंपल टेक्निक बोलूँगी जिसको आप अपना सकते हो। एक रिसर्च हुई थी 2002 में, उन्होंने बोला अगर आप डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हो तो आप अपने दिन में 3 अच्छी चीज़ें नोटिस करिए आपके साथ क्या हो रही हैं। 3 गुड थिंग्स हैपन टू यू ड्यूरिंग द डे। एक इंसान को 15 दिन तक ये काम करने को दिया गया और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग 94% पेशेंट्स ने डिप्रेशन पे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। तो मैं ये कहूँगी कि अगर डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंग्जाइटी के दौर से कोई गुजर रहा है, एंग्जाइटी के लिए एक अनदर टेक्निक होती ग्राउंडिंग, तो आप इस तरीके को अपना सकते हो कि दिन में छोटी सी चीज़, आपको आपका मनपसंद खाने को मिल गया, मौसम अच्छा हो गया, चाय पीकर अच्छा लगा, किसी दोस्त से या फैमिली मेम्बर से बात हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपको खुशी नोटिस करना शुरू करें, मेरे दिन में आज 3 अच्छी बातें क्या हुई, अगले 15 दिन तक करके देखिए, आपको डिप्रेशन में बदलाव नजर आएगा। बहुत बढ़िया। छोटे छोटे 2 सवाल और आप कर सकते हैं, एक साथ कर दीजिए। मेरा मैम से सवाल है, मैम आप सफदरजंग में हैं तो आपके पास में हर तरह के पेशेंट आते होंगे, एकदम गांव से भी आते होंगे, जो आप क्लास में कहें तो लोअर क्लास से आते होंगे, तो वो पेशेंट किस तरह के होते हैं? क्या वो सीवियर पेशेंट ही आते हैं? और मिडिल क्लास, थोड़े से मिडिल क्लास तबके के लोग आते हैं, वो किस तरह के, खासकर महिलाओं के बारे में जानना चाहती हूँ। और जो स्कूल की बात है मैम, मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ और गांव में अभी भी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है कोई स्कूलों में। वहाँ तो बोलते हैं कि अगर डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, कुछ भी है, बच्चे को डिसलेक्सिया है, बोलते हैं अच्छा इनका पढ़ने में मन नहीं है, तो पेरेंट्स कोई और काम कराने लगते हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये चूँकि देश की राजधानी में बैठे हैं तो यहाँ की बात अलग है, लेकिन मैं तो मध्य प्रदेश के उन गाँव की बात करी कि वहाँ पर कोई स्कूल में कहीं पर नहीं है। हो सकता है इंदौर भोपाल जैसी बड़ी जगह बिल्कुल वहाँ पर हो, लेकिन बाकी तो बच्चे सब ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसलिए आप देख लीजिए कि 8 तक कितने आते हैं, हाई सेकेंडरी तक कितने आते हैं, और हाई स्कूल में और हायर एजुकेशन में कितने बच्चे आते हैं। बिल्कुल। साथ में एक सवाल और पूछना चाह रही है, आप भी बता दीजिए आपका सवाल किससे है, साथ ही सवाल पूछ लीजिए, दोनों के जवाब है। हाँ जी, मेरा सवाल भी है। मेरा नाम अपराजिता शर्मा है, मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली के लेडी अर्विन कॉलेज से। तो हमने ना बहुत बात करी है कि कैसे हमें इस मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए और लोगों को डॉक्टर्स के पास आना चाहिए, बट एक चीज़ जो हम लोगों ने ऑन ग्राउंड जब कैंपेन में भी काम करते देखिए कि बात करना बहुत मुश्किल है। एक जब आप कहते चाहे महिलाओं के साथ जब हम बात करना चाहते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो इसलिए मेरा एक बस छोटा सा प्रश्न है सभी के लिए, जो भी इसका आंसर करना चाहे, कि बात की शुरुआत कहाँ से करें? बात करनी बहुत ज़रूरी है, बट किधर से और कैसे? बात की शुरुआत कहाँ से करेंगे, डॉक्टर अपर्णा ज़रूर जवाब देंगे, लेकिन पहले क्योंकि सफदरजंग से जुड़ा हुआ सवाल है और किस तरह के पेशेंट आते हैं गाँव से, तो उसका ज़रूर जवाब। देखिए, सफदरजंग में हर तरह के, हर जगह से, हर प्रदेश से, उस प्रदेश के हर गाँव से, हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। तो देखिए, पेशेंट अगर गांव से आ रहा है या शहर से आ रहा है तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा, ऐसा वो बात नहीं है। फ़र्क इतना है, जो आपने खुद अपने प्रश्न में ही अपना जवाब भी दे दिया है, कि गाँव तक मनोचिकित्सक की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि ये WHO के फिगर हैं, मतलब WHO की जो रिपोर्ट है अभी लेटेस्ट आई है 2020 में, कि 1 लाख मतलब जनसंख्या वाइज अगर रेशो की बात करें तो 1 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक साइकियाट्रिस्ट है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट कितने लोगों को डील कर रहा है। तो ऑब्वियसली गांव तक साइकियाट्रिस्ट की उपलब्धता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क होता है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गाँव के पेशेंट्स होते हैं,
हमें लगता है कई बार उनमें जागरूकता ज़्यादा होती है, उनमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है। जब अगर एक बार वो अपने मरीज को लेकर आ गए और उन्हें पता है कि ये इलाज से मरीज़ ठीक हो रहा है, होगा, और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, तो वो उसका मतलब उसको बंद नहीं करते हैं। सिटी वाला एक जो पेशेंट है वो फिर भी ठीक होने पे बंद कर देगा, लेकिन गांव वाला नहीं करेगा। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने नोट की है कि वो बहुत ही जल्दी, अगर सपोज पेशेंट ने दवा बंद कर दी और फिर उसमें लक्षण आने लगे, तो गांव वाले लोग, गांव वाले पेशेंट्स बहुत जल्दी उसको पहचान लेते हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी पहचान के तुरंत ले आते हैं। तो अगर हम इस जो नजरिए से जागरूकता देखना, का स्तर है वो हमें गर्व होना चाहिए कि गांव में ज्यादा है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमें अगर हमारे आसपास कहीं ऐसी कोई घटना मिलती है और अगर लोग नहीं समझ रहे, तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारे पड़ोस में, अगर हमारे आसपास, सोसाइटी में, समाज में कहीं पर भी हो रहा है और हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो बीइंग ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। एक महिला होने के नाते जिसके अंदर मातृत्व का भाव सबसे ज़्यादा होता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़रूर आवाज़ उठाएं, कदम ज़रूर बढ़ाएं, तो ज़रूर समाधान होगा। बहरहाल शुरुआत कहाँ से हो डॉक्टर अपर्णा, ज़रूर आप बताएं। चलिए मैं बात स्टिग्मा की बात कर रही थी। गाँव में स्टिग्मा कम है जी, गाँव में स्टिग्मा कम है, क्योंकि अभी हमारे मेट्रो कल्चर में तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और गांव में अभी भी जॉइंट फैमिलीज हैं, संयुक्त परिवार हैं। और संयुक्त परिवार ही नहीं है, वो गांव ही एक तरह से पूरा परिवार होता है, ठीक है, कोहेसिव कम्युनिटीज़ हैं। तो वो सब भी फैक्टर बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। बिल्कुल तो पॉजिटिव फैक्टर। जी डॉक्टर अपर्णा, दो तीन चीज़ें जो सवाल यहाँ पर उठ के आए, उन्हीं से जुड़ी बातें बताना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है जानकारी होना, अवेयरनेस होना, जो कि आप ही लोगों ने सवाल उठाया। और अवेयरनेस के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। लेक्चर, किताबें हर कोई ना पढ़ता है या रुचि नहीं है, लेकिन क्या हम एक एंगेजिंग तरीके से, जैसे कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग और एक अट्रैक्टिव वे से क्या हम लोगों को जो ये साइलेंस है, जो चुप्पी है, जो स्टिग्मा है, उसके बारे में अवेयर कर सकें और उस चुप्पी को तोड़ने के लिए, जैसे कहते हैं, एक ऐसा माहौल बना सकें। सो हम लोग ऑन ग्राउंड जो है एक कैंपेन फॉर मेंटल हेल्थ चला रहे हैं, जहां खेलों द्वारा गांव-गांव, गली-गली, कॉलेज, कैंपस हम लोग जाके और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लोगों के मन में जो धारणाएं हैं, जैसे गलत फहमियां हैं, जो चाहे वो दवाई से लेके, डॉक्टर से लेके, समय पर इलाज करने से जुड़ी हैं, या बीमारियों की जो लक्षण हैं और उनके इलाज है, उनसे जुड़ी जो बातचीत है, हम इस कैंपेन फॉर मेंटल हेल्थ के तहत कर रहे हैं। और ये आप सबको जानकर खुशी होगी कि ये जो कैंपेन की मैं बात कर रही हूँ, ये महिलाओं और लड़कियों द्वारा ही स्वचालित और प्रेरित है, और लड़कियां ही हैं जो इसके पीछे की एनर्जी है या इसके पीछे की जो जान है। और इसके साथ साथ जो इस कैंपेन के थ्रू ही हम लोग जो डिफिकल्ट वर्ड्स, जैसे आपने खुद पॉइंट आउट करा कि वर्ड लाइक डिप्रेशन और टेक्निकल टर्म्स, उनको भी डीमिस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जहां हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर पाएं कि प्लीज लूजली वर्ड्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, बाइपोलर प्लीज ना इस्तेमाल करें अपनी रोजमर्रा की भाषा में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक स्वास्थ्य को, जिसे कहते हैं ना कि हल्का या ट्रिविलाइज, एक मजाक बना देती हैं। और तो प्लीज अपने बोलचाल में इस फोरम के माध्यम से मैं आज सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें, और अगर हो सके तो टर्म्स को अगर नहीं पहचानते तो जानने की कोशिश करें, पर कम से कम गलत इस्तेमाल ना करें। वही कहते हैं ना, आधा ज्ञान जो है जी वो गलत है, आधी जानकारी गलत है। और अगर आधी जानकारी हम अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में तो वो गलत होती है। जैसा कि आपने सवाल किया कि शुरुआत कहाँ से करें, तो जवाब आपको बिल्कुल मिल गया कि हमें खुद अपने से ही शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर हम बात करनी शुरू करेंगे और अगर हम बात को वहीं पर रोक देंगे कि ये गलत है, तो मुझे लगता है कि वहीं से शुभारंभ हो जाएगा। जी मैम, क्या कह रहे हैं? चाहूँगी, क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं जी, तो अवेयरनेस है कि नहीं है, हमारा जो लिसनिंग ईयर है वो एक औरत का, कहते हैं, सेंसिटिविटी, एम्पैथी, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की नहीं होती, ज़्यादा होती है। चाहे आप घर में माँ हैं, बहन हैं, जो भी हैं, आपको पहली बार अगर कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चा टीचर को ज़रूर बताता है, वो हमारे से निकल जाती है, दूसरी बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहें तो हम उसको
उसी लेवल बिल्कुल। पे कर सकते। माने सतर्कता जरूरी है, बहुत जरूरी। रुकना नहीं है, चलते जाना है। किसी ने खूब कहा है, होकर मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जाते जाते आपका संदेश नहीं लूंगी, जिंदगी खूबसूरत है, इस पे आपका एक छोटा छोटा रिएक्शन क्या कहेंगी आप डॉक्टर अपर्णा? मैं यही कहूँगी कि चुप ना रहे, खुश रहें और औरों को खुश रखने की कोशिश करें। इसी से बहुत सारी समस्याएं जो है अपने मन की हम लोग खुद ही सुलझा लेंगे। जी डॉक्टर अभिलाषा। 21वीं सदी महिला सशक्तिकरण की सदी है, महिलाओं की सदी है, ये कहा जा रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो महिलाएं अपनी काबिलियत को पहचानें। उनके अंदर असीमित शक्ति है, सहन करने की है तो फिर और भी दूसरे काम करने की है, ठीक है। तो वो अपनी आवाज़ उठाएं, आगे आएं, अपनी तकलीफ़ बताएं और उसका निराकरण खोजें, तो अपने आप को मजबूत बनाएं। कहते हैं अगर महिला को पढ़ाया जाए तो पूरे परिवार को पढ़ाया जा सकता है। तो मेरा मानना है मेंटल हेल्थ को लेकर अगर औरतें ही ज्ञान दें और पढ़े उनके बारे में, दूसरों से बात करें अपनी तकलीफ़ों को, जैसे कि गांव में मैम कह रहे थे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अपने दिल की बात अपनी देवरानी से, जेठानी से, सहेली से कर पाते थे। आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ दिल की बात नहीं कर पाते। तो दिल खोलिए, दिल की बात करिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। खुशियाँ कभी बंडल्स में नहीं आती हैं। क्या बात डॉक्टर? लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, और अगर आप सब जो यूथ यहाँ पर बैठा है एक अपने लिए प्रण कर लें कि हेल्प वन सेव वन। अगर हमने मैम ने बताया कि 1 लाख के लिए भी कोई मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, पर अगर हम ये सोच लें कि अगर हम एक दोस्त को, एक परिवार वाले को या एक कोवर्कर को भी हेल्प कर सकें, विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस होल प्रॉब्लम। क्या बात। आप सबकी बात सुन के ये जरूर एहसास हो गया कि जिंदगी वाकई खूबसूरत है। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जज्बात हमसे बांटे, और हमें भी लगा कि आज हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर अगर अपनी बात शेयर करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हम कहीं रुकेंगे नहीं, हमारे जहन में कोई बात नहीं आएगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम शुरू ही नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम शुरू ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो जाने से पहले कहूँगी, अनजान राहों पर चल रही थी, जिंदगी से मुलाकात हो गई, खो बैठी थी खुद को कहीं कि फिर खुद से ही बात हो गई। आंखें जो भीगी थी हरदम, रोना भूल गई थी, लब जो चुप से थे, सिसकते थे हर गम में डूबे, उन पर हंसी की फिर बरसात हो गई, अब लगता है खो गई जो थी जिंदगी, अब उससे फिर मुलाकात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का भी धन्यवाद जो टीवी के उस पार से हमारे साथ जुड़ी हैं। इसी के साथ खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे जिंदा दिली के साथ जिए। नमस्कार, देखते रहिए सनसेट टीवी। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली।